नमस्कार दोस्तों। आज की डेट है 22 मार्च 2024। स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। आज हम 5 आर्टिकल देखेंगे। पहला हमारा आर्टिकल है वो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के बारे में है। दूसरा नवरोज़ के बारे में देखेंगे हम। नवरोज़ एक फेस्टिवल है, इसके बारे में। तीसरा उद्गम पोर्टल के बारे में देखेंगे। चौथा सखी ऐप के बारे में देखेंगे। पाँचवा हम देखेंगे आईपीसीसी की रिपोर्ट के बारे में। फिर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये देखो आईपीसीसी की फुल रिपोर्ट तो आई नहीं है, ये बीच वाली रिपोर्ट है, तो इसको फुल डिटेल में तो नहीं देखेंगे। जब पूरी रिपोर्ट आ जाएगी तब हम डिटेल में देखेंगे। अभी हम क्या करेंगे, आईपीसीसी के बारे में देखेंगे कि आईपीसीसी क्या है। बाकी 4 को डिटेल में देखेंगे और हम शॉर्ट में देखेंगे, ताकि क्या हुआ डिटेल में मीन्स कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जितना इंपॉर्टेंट है इतना सारा हम देख लेंगे। फालतू वाली चीज़ें नहीं देखेंगे, तो हमारा क्या एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनते तो हम सॉल्व कर पाए। तो चलिए देख लेते हैं। तो आप है ना हमारी ये टेलीग्राम चैनल इसे ज्वाइन कर लो, ताकि जो भी आपको लेटेस्ट अपडेट है वो भी मिल जाए, और साथ ही साथ में आपको मटेरियल वगैरह भी चाहिए यूपीएससी का, वो भी यहीं से मिल जाएगी। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलते हैं हमारे टॉप न्यूज़ में पहले आर्टिकल की ओर। पहला आर्टिकल यही है, सुप्रीम कोर्ट में अभी सीएए पर सुनवाई के लिए पिटीशन दर्ज की गई है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कुछ दिन पहले आया था, इस पर क्या पिटीशन दर्ज की गई है। 234 पिटीशन दर्ज की गई है। इसमें पिटिशनर का कहना है कि ये जो सीएए है ना, इसे नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाना चाहिए। क्यों कर दिया जाना चाहिए, तो इनका रीज़न, इनके द्वारा रीज़न दिया गया है कि पहले तो सिटीजनशिप है ना अमेंडमेंट एक्ट, ये पूरी तरह से धर्म पर आधारित है, रिलीजियस आइडेंटिटी इसकी, कि ये तो मुस्लिम को बाहर रखा गया है, इसलिए पूरा धर्म के आधार पर है, तो इसे नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाना चाहिए। दूसरा इनका रीज़न दिया गया है कि इसके बारे में है ना स्पष्ट कोई प्रोविज़न है नहीं। इनके बारे में जितने भी प्रोविज़न दिए गए, किस प्रकार से सिटीजनशिप को अक्वायर करना है, किस प्रकार से आप छोड़ सकते हो, तो इसके बारे में स्पष्ट कोई प्रोविज़न न होने के कारण ये वेग बन जाता है, इसलिए भी इसे नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाना चाहिए। अब 9 अप्रैल से इस पर सुनवाई होगी, फिर देखो आगे क्या होता है, तब हम अगर क्या जो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा उसको हम डिटेल से आगे देख लेंगे। तो चलते हैं हमारे पहले आर्टिकल की ओर। पहला हमारा आर्टिकल है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के बारे में। सबसे पहले न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसलिए है कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिल्ली है, वहाँ पर एयर क्वालिटी का लेवल सबसे ख़राब है। वर्ल्ड में सबसे ख़राब अगर किसी सिटी का एयर क्वालिटी का लेवल है वो दिल्ली का है, तो इसलिए ये न्यूज़ में। अब हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के बारे में। इस वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट को जारी कौन करता है, सबसे पहले पॉइंट आएगा, आप नोट्स में अगर लिख सकते हो, वैसे नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। तो पहला पॉइंट है, इसे पब्लिश कौन करता है। पब्लिश किया जाता है इसे एयर क्वालिटी मतलब IQ एयर के द्वारा। एयर क्वालिटी एयर है ना, ये IQ एयर के द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है। ये स्विस का एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्विट्जरलैंड का एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है जी, क्या ये पॉइंट आपको याद रखना है? जी हाँ, ये पॉइंट आप याद रखना है। यूपीएससी अभी है ना छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, छोटी छोटी ऐसी कोई रिपोर्ट होती है उसी भी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हो जाती है। तो ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। इसे पब्लिश कौन करता है, इसे पब्लिश किया जाता है IQ एयर के द्वारा। एक बार लिख लो, 2 बार लिख लो, IQ एयर के द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है। IQ एक स्विट्जरलैंड की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये चीज़ याद होनी चाहिए। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट कौन जारी करता है, कौन पब्लिश करता है, IQ एयर के द्वारा पब्लिश किया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें जो सारे हैं ना ये चीज़ें कुछ पॉइंट में समराइज कर देते हैं। तो पहले तो इसमें कितनी कंट्री का डेटा लिया गया है, 134 कंट्री का। ये चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं है, डेटा काम नहीं आने वाला है, यूपीएससी इतना बेसिक भी नहीं पूछता है। ठीक है जी। अब इसमें की फाइंडिंग क्या है, की फाइंडिंग सिंपल सी है, टॉप 3 में भारत आता है। पहला बांग्लादेश, दूसरा पाकिस्तान, तीसरे नंबर पर भारत आता है। तो ये टॉप 3 रैंक है। इसमें बांग्लादेश की स्थिति सबसे खराब है, फिर पाकिस्तान की, फिर भारत की है। तो क्या हमें खुश होना चाहिए कि भारत टॉप 3 में आ गए? नहीं, हमें दुखी होना चाहिए कि भारत में एयर क्वालिटी का लेवल बहुत ही ज़्यादा खराब है। ये 3 हमने की फाइंडिंग देख ली। इसके बाद में हमें देखना है कि भारत में पर्टिकुलर मैटर की मात्रा कितनी है। 79 बांग्लादेश में है, 73 पाकिस्तान में है, भारत में 52 है। ये चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं, कितना स्पेसिफिक है ये चीज़ याद रखने का फर्क नहीं पड़ता है। टॉप 11 सिटीज़ में से टॉप 10 सिटीज़ भारत की है। ये दुख की बात है कि भारत की 10 सिटी है, 11 सिटी में से 10 सिटी भारत की है, जो कि पॉल्यूशन के लेवल में बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो ये भी दुख की बात है। क्या ये पॉइंट याद रखना है, मेंस के लिए याद रखना, मेंस में ये काम आ सकता है। तो टॉप 11 में से टॉप 10 सिटी वो भारत की है, जहाँ पर वायु की प्रदूषण है, वायु प्रदूषण का गुणवत्ता बहुत ही ज़्यादा खराब है। मेंस में लिख सकते हो, इसलिए आप इसे याद रखना। इसके अलावा भी बिहार का बेगूसराय है, वो टॉप पॉल्यूटेड अर्बन एरिया है, इसको याद रखना है? नहीं, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ना प्रीलिम में काम आना ना मेंस में, इतना आप स्पेसिफिक डेटा भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। और पाकिस्तान की ओनली एक सिटी है लाहौर, इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है।
बात करें PM 2.0 में, तो भारत के 96% जो लोग हैं ना वो PM 2.0 की जो वायु प्रदूषण होता है, जो एयर प्रदूषण है, इसकी गुणवत्ता को फेस करता है। मतलब हम है ना भारत के 100 में से 96 लोग हैं वो इसको डेली बेस पे फेस करते हैं कि उनके सामने डेली बेस पे ये फेस होता है कि वो वायु प्रदूषण को फेस कर रहे हैं। तो स्थिति बहुत ही खराब है। ये डेटा याद रखना, 96% आप याद रखना। अगर मेंस में कहीं लिखना हो तो भारत में 90+, ऐसे स्पेसिफिक डेटा लिखने की जरूरत नहीं है, 90+% लोग हैं वो डेली बेस पे वायु प्रदूषण की जो खराब क्वालिटी है उसको फेस करते हैं। तो स्थिति बहुत ही गंभीर है। भारत में है ना PM 2.5 है ना, इसकी स्थिति WHO ने एक नंबर सजेस्ट किया है उससे 7 गुना ज़्यादा खराब है। तो ये भी आप याद रख सकते हो, मेंस में लिखने में वो काम आ जाएगा। प्रीलिम में बस इसे कौन जारी करता है और भारत की क्या स्थिति है, मतलब टॉप 3 में भारत आता है। ये 2 चीज़ें याद रखो, प्रीलिम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। ठीक है जी। इसके बाद में हम देख लेते हैं पर्टिकुलर मैटर के बारे में, PM के बारे में देख लेते हैं। पर्टिकुलर मैटर की बात करें तो ये सॉलिड प्लस लिक्विड से बनता है, सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों मिलते हैं, इससे ये बनता है। जनरली तो ये नॉर्मल बन जाता है, बट क्या होता है अभी प्रदूषण ज़्यादा है तो ये पोल्यूटेंट्स के वगैरह में बनता है। जैसे कि हमारा जो पोल्यूटेंट्स होता है फॉसिल फ्यूल हम यूज़ करते हैं, डीजल है, ऑटोमोबाइल्स है, पावर प्लांट्स में कोल यूज़ होता है, इनके कारण जो पोल्यूटेंट्स होते हैं इन पोल्यूटेंट्स के कारण ये PM बनता है। अब PM में 2 प्रकार के होते हैं, 3 वैसे तो PM अलग अलग प्रकार के होते हैं। हम बात करते हैं मोस्ट ऑफ जो डेंजर होता है PM 2.5 और PM 10, ये डेंजर होता है। PM 2.5 के बारे में बात करें तो इसका जो डायमीटर होता है ना वो 2.5 मिलीमीटर से भी छोटा होता है। आप देख रहे हो बाल है ना, बाल हमारा जो हेयर बाल होता है, मतलब जो भी सिर का बाल होता है उससे भी ये छोटा लेवल होता है। आप इसे देख ही नहीं सकते हो नंगी आंखों से, तो इसे देख ही नहीं सकते हो, इतना ये छोटा होता है, इतना छोटा है। अब इसमें पोल्यूटेंट से हमारे शरीर में चला जाएगा, शरीर में पहले ब्लड में जाएगा, फिर ब्लड के थ्रू चला जाएगा पूरे शरीर में, फिर लंग्स में जाएगा तो लंग्स कैंसर हो जाएगा, हार्ट डिजीज हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है, तो इससे नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो ये हमने पूरा देख लिया वायु की प्रदूषण से संबंधित हमने क्या क्या देखा। पहले तो न्यूज़ में क्यों था, दिल्ली की स्थिति खराब है इसलिए हमने न्यूज़ देख ली, फिर इसकी स्थिति देख ली कि इसे जारी क्यों किया जाता है, जारी IQ एयर के द्वारा किया जाता है। IQ एयर क्या है, स्विस बैंक एक स्विस मतलब स्विट्जरलैंड की एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है जी। भारत की स्थिति टॉप 3 में भारत आता है। भारत की सिटीज़ 11 आउट ऑफ 10 मतलब 11 में से 10 भारत की सिटीज़ है। दिल्ली सबसे खराब है, बेगूसराय सबसे खराब है। PM पर्टिकुलर मैटर के बारे में देखा, पर्टिकुलर मैटर के बारे में देखा तो ये है वो सॉलिड और लिक्विड से बनता है। और भारत के 96% लोग डेली बेस पे इसे फेस करते हैं, इतने छोटे होते दिखाई नहीं देते हैं, बहुत सारी ये बीमारियां भी हो सकती है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने देख लिया इसके बारे में, इतने पॉइंट आपको याद है, आप अच्छे से क्वेश्चन टैकल कर सकते हो। चलते हैं दूसरे आर्टिकल की ओर। दूसरा आर्टिकल नवरोज के बारे में। सबसे पहले न्यूज़ में क्यों है, तो न्यूज़ में इसलिए है कि 20 मार्च या 21 मार्च, भारत के अकॉर्डिंग 20 मार्च, इंटरनेशनल 21 मार्च, इन दोनों डेट से जो ईरानियन कैलेंडर है ना उसके नव वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। अभी 20 या 21 मार्च को नवरोज त्यौहार सेलिब्रेट किया गया था। तो इसके बाद में ईरानियन जो नव वर्ष है, फारसियन जो नव वर्ष है, पर्शियन नव वर्ष है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो इसलिए ये न्यूज़ समझ में आ गई आपको। 20 या 21 मार्च को, 20 या 21 मार्च को भारत में 20 मार्च को सेलिब्रेट किया गया है और इंटरनेशनल पर 21 मार्च को सेलिब्रेट किया गया है। क्या सेलिब्रेट किया गया, नवरोज त्यौहार को सेलिब्रेट किया गया। तो इसी दिन से जो पर्शियन है या ईरानियन, ये दोनों सेम ही, पर्शियन कहो या ईरानियन कहो, तो पर्शियन और ईरानियन नव वर्ष की शुरुआत है वो इस दिन से हो चुकी है। ठीक है जी। आपको न्यूज़ समझ में आ गई। अब हम देख लेते हैं नवरोज के बारे में। नवरोज एक पर्शियन वर्ड है। ठीक है, इसका मतलब होता है नया दिन। ठीक है, नवरोज एक पर्शियन वर्ड है, इसका मतलब होता है नया दिन। तो यहाँ से है ना पर्शियन और ईरानियन नव वर्ष की शुरुआत हो जाती है। ठीक है जी। अब इसकी शुरुआत किसने की थी, तो ईरान के एक किंग थे या पर्शियन एक किंग थे जिनका नाम था शहंशाह शाह जी, जी जमशेद जी है ना, जमशेद जी इनका नाम था। ये नाम याद रखना, जमशेद जी एक ईरान के किंग थे। क्या UPSC प्रीलिम में पूछ सकता है, नहीं यार, कोई स्टेट PCS वगैरह कोई एग्जाम दो तो वहाँ पर ये याद रखता हूँ। पर्शियन एक किंग थे जमशेद जी, उनके द्वारा जो नवरोज त्यौहार है इसकी शुरुआत की गई थी। इन्होंने क्या किया था, एक कैलेंडर बनाया था जिसे शहंशाही कैलेंडर कहा जाता है या पर्शियन कैलेंडर कहा जाता है। तो इन कैलेंडर बनाने के कारण यहाँ से है ना ये त्यौहार सेलिब्रेट किया जाने लगा और उसी दिन से ईरान में जो ईरान का नव वर्ष है उसकी शुरुआत इसी दिन से हो जाती है। ठीक है जी। अब ये बात करें तो जो अभी की बात करें तो भारत में है ना 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जा रहा है, इंटरनेशनल पे 21 मार्च पे। जो हम बात करें यूनाइटेड नेशन की, तो UN ने 21 मार्च को नवरोज डे के रूप में सेलिब्रेट करने की घोषणा की है। UN ने कहा है कि 21 मार्च को हर वर्ष नवरोज डे को सेलिब्रेट किया जाएगा। तो UN के अकॉर्डिंग 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। भारत में अभी 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जा रहा है, हमने डेट देख ली। बार बार 20 मार्च, कन्फ्यूज मत हो जाना। भारत के अकॉर्डिंग 20 मार्च है,
ईरान जो वर्ल्ड के अकॉर्डिंग 21 मार्च है, यूएन के अकॉर्डिंग भी 21 मार्च है। ठीक है जी, इतनी चीज़ याद रखनी है। अभी है ना, इसी यूनाइटेड नेशन के द्वारा यूएनएसको है ना, यूनेस्को, इसके द्वारा इंटेंजिबल हेरिटेज साइट भी घोषित कर दिया गया 2016 में। भारत के जो त्यौहार है, मतलब वैसे तो इंटरनेशनल त्यौहार है, बट भारत में भी सेलिब्रेट किया जाता है। जो भारत को इसलिए इसे इंटेंजिबल हेरिटेज साइट भी घोषित किया 2016 में यूनेस्को के द्वारा, इसे कल्चरल इंटेंजिबल हेरिटेज साइट भी घोषित कर दिया गया है। तो इस चीज़ को याद रखना है। इंडिया के लिए बात बता रहा हूँ, इंडिया के लिए इसे इंटेंजिबल हेरिटेज साइट भी घोषित कर दिया गया है। ठीक है जी, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। महत्व क्या है? महत्व बहुत ही ज़्यादा है कि यहाँ पर स्प्रिंग जो भी है, जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पर स्प्रिंग की शुरुआत हो जाती है, जो वसंत ऋतु है उसकी शुरुआत हो जाती है, इसलिए भी इसे सेलिब्रेट किया जाता है। और साथ ही साथ में है ना, इसे अलग अलग दिन पे मनाया जाता है। इस बार भारत में 2 दिन को मनाया जाएगा। एक तो 20 मार्च को अभी सेलिब्रेट किया जा रहा है, जो कि इंटरनेशनल कैलेंडर के अकॉर्डिंग। एक किया जाएगा 15 अगस्त को, वो सेलिब्रेट किया जाएगा शहंशाही कैलेंडर के अकॉर्डिंग। तो भारत में 2 दिन सेलिब्रेट किया जाएगा नवरोज त्यौहार को, 20 मार्च, 15 अगस्त को। 15 अगस्त को क्या है, शहंशाही कैलेंडर के अकॉर्डिंग इसे सेलिब्रेट किया जाएगा। अब भारत में इसकी शुरुआत किसने की थी? एक किंग थे बलबन। ठीक है, बलबन के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा माना जाता है बलबन ने, इनके जो नोबल थे, नोबल्स को खुश करने के लिए ये त्यौहार है, इसकी शुरुआत की गई थी। बलबन क्या थे? बलबन गुलाम वंश से आते थे, मतलब गुलाम थे। इन्होंने राज्य ले लिया, मतलब पहले गुलाम थे, बाद में ये किंग बन गए। तो नोबल्स थे वो इनके खिलाफ थे। उनको खुश करने के लिए, उनको इम्प्रेस करने के लिए इन्होंने नवरोज त्यौहार की शुरुआत करी। और कुछ लोग का कहना है कि नुसरत जी कोयाजी, ये जाते थे ईरान में। ये नुसरत जी कोयाजी कौन थे? ये सूरत के एक व्यापारी थे। 18वीं सेंचुरी में ये ईरान जाते थे, तो वापस ये आते थे, तब इन्होंने शुरुआत कर दी नवरोज त्यौहार की। इस दौरान क्या होता है, आग और पानी होता है, उससे खेले जाते हैं। इस प्रकार से ये देखो, इस प्रकार से आग और पानी से खेला जाता है। साथ ही साथ में जो गिफ्ट होती है वो एक दूसरे को दी जाती है। तो इस प्रकार से ये त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है जी, ये पूरा हमने त्यौहार देख लिया। क्या क्या चीज़ देखी हमने? पहले तो इसकी शुरुआत, यहाँ से ईरान के नए वर्ष की शुरुआत होती है। 3-4 पॉइंट है, ध्यान से सुनना। पहले तो नवरोज त्यौहार 20 मार्च और 21 मार्च को अभी सेलिब्रेट किया जा रहा है। 20 मार्च को भारत में, 21 मार्च को इंटरनेशनल लेवल पर और यूएन के द्वारा सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस दिन से ईरान या पर्शियन जो नव वर्ष है उसकी शुरुआत हो रही है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, आग और पानी से खेला जाता है, गिफ्ट एक्सचेंज की जाती, ये तो इस त्यौहार में होता है। फिर इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत की थी भारत में बलबन ने की थी, और कुछ लोगों के द्वारा माना जाता है बलबन ने की थी, कुछ लोगों के द्वारा माना जाता है सूरत के एक व्यापारी थी नुस्रवान जी, इनके द्वारा की गई थी। इसी दिन जो शहंशाही कैलेंडर है वो बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था? जमशेद जी द्वारा। जमशेद जी कौन थे? जमशेद जी ईरान के एक किंग थे, इनके द्वारा शहंशाही कैलेंडर की स्थापना की गई थी, इसलिए भी इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये कुछ 4-5 पॉइंट है, इसे आप याद रखना, तो आपका सारा जो है ना पैटर्न, सारा जो आर्टिकल है वो समझ में आ जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो आर्टिकल है उद्गम पोर्टल के बारे में। सबसे पहले न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसीलिए है कि आरबीआई ने अनक्लेम जो डिपॉजिट होती है, अनक्लेम डिपॉजिट होती है ना, उसको क्लेम करने के लिए, उसके संबंधित जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसे सॉल्व करने के लिए उद्गम पोर्टल को अभी लॉन्च किया है। तो न्यूज़ समझ में आ गई? न्यूज़ सिंपल सी है, आरबीआई ने अनक्लेम्ड, जो अब बाद में देखेंगे अनक्लेम्ड होता है क्या है, तो अनक्लेम्ड जो भी डिपॉजिट होती है उसका जो समाधान करने के लिए अभी उद्गम पोर्टल लॉन्च किया है, इसलिए ये न्यूज़ में। अब सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे पहले ये अनक्लेम्ड डिपॉजिट होता है क्या। आपकी जो भी बैंक है, अलग अलग बैंकों की, उसमें आपने फंड जमा कर रखा होगा। तो आप है ना 5-6 बैंक है एग्जाम्पल के लिए, एक बैंक में 10,000 रुपये जमा करी और भूल गए, ये भूल गए 10 सालों तक आपको याद ही नहीं कि मैंने 10,000 रुपये किस बैंक में जमा किए थे। 10 सालों तक आपने क्लेम किया नहीं, आपने बताया नहीं मेरा ये जमा थी, तो आप भूल गए। 10 सालों बाद में आरबीआई ने घोषित कर दिया, मतलब ऑटोमेटिक आरबीआई ने ऐसा रूल बना रखा है कि अगर 10 सालों तक आप किसी अपनी डिपॉजिट को क्लेम नहीं करते हो तो उसे अनक्लेम डिपॉजिट घोषित कर दिया जाता है, और ये चला जाता है आरबीआई का एक पोर्टल है जिसका नाम है एजुकेशन एंड अवेयरनेस पोर्टल, या एक फंड बनाया गया आरबीआई के द्वारा, एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। इसमें ये पैसे चले जाएंगे, अब 10 साल बाद में चलेगी इसमें ये पैसे। फिर आपको याद आया 11वें साल में कि यार मैंने तो 10,000 रुपये इस फंड में जमा कर रखे थे, सॉरी इस मतलब मेरे किसी बैंक में जमा कर रखे थे, और अब तो वो मिल ही नहीं रहे। अब कहाँ है? आप गए बैंक में, जैसे कि आपने एसबीआई में जमा कर रखे थे, एसबीआई के पास में गई, मेरा ये फंड गया कहाँ? एसबीआई ने बोला 10 साल तक आपने क्लेम नहीं किया, तो वो आरबीआई के इस फंड में चला गया। फंड का नाम था एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। फंड का नाम याद रखना, हाँ फंड का नाम याद रखना है। तो ये फंड में चला गया। क्या अब मेरे को वापस मिलेंगे? आपने पूछा मेरे को वापस मिलेंगे, तो इसने बोला हाँ वापस मिल तो जाएगा, बट आपको ना काफ़ी एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो क्या मेरे को नॉर्मल पैसे मिलेंगे, साथ में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा? तो इंटरेस्ट भी मिल जाएगा, बट आपको कोशिश करनी होगी।
ठीक है जी, मैं कोशिश कर लूँगा। तो पहले वो आपको बहुत ज़्यादा कोशिश की जाती थी, ठीक है जी, मिलते में तो काफ़ी टाइम लग जाता था। अब ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी, तो आरबीआई ने बोला कि हम है ना एक पोर्टल बना देते। तो पोर्टल का इन्होंने नाम लिख दिया उद्गम पोर्टल। अब इस उद्गम पोर्टल क्या करेगा, जिन जिन लोगों की जो भी डिपॉजिट है जिनको उन्होंने क्लेम नहीं किया, तो वो बन गया अनक्लेम डिपॉजिट, वो चला जाएगा एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में। अब आप लोग है ना डायरेक्ट इस पोर्टल के थ्रू, इस पोर्टल को सबसे पहले लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपका नाम डालोगे, नंबर डालोगे, इसके थ्रू आप इसे लॉगिन कर सकते हो। फिर आपके पास में एक यूनिक डिजिट कोड आ जाएंगे। ये कोड क्या करेंगे, ये कोड आपको बताएंगे कि आप है ना आपके पास में कितना फंड है, कौन सी बैंक में है, ठीक है जी, उसको किस प्रकार से क्लेम करना है। इस कोड के थ्रू आप सारा कर सकते हो। कोड हेल्प कर देता है कि आपकी आइडेंटिटी कोई और यूज़ न कर ले। देखो आप सेफ तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, कोई और आपकी आइडेंटिटी यूज़ नहीं करेगा। तो फ़ायदा भी है कि आप सिक्योर तरीके से इसका उपयोग कर पाओगे। तो आपकी जो प्राइवेसी थी उसका भी ध्यान रखा गया। तो उद्गम पोर्टल आपको सिंपल सी चीज़ें, जो भी अनक्लेम डिपॉजिट होते हैं उनको वापस रिकवर करने के लिए इस उद्गम पोर्टल का यूज़ किया जाएगा। अब हम देख लेते हैं सारा डिटेल में। तो सबसे पहले इसे लॉन्च किसने किया था, आरबीआई ने, याद रखना है आपको, आरबीआई ने इसे लॉन्च किया था। अब इसमें क्या किया जाएगा, इसका एम क्या है, एम याद रखना, हाँ एम याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा इस पर एम में बनेगा। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि एक ऐसा पोर्टल लॉन्च किया है तो जिसका उपयोग है कि कोई भी आप अनक्लेम्ड डिपॉजिट है उसे रिकवर कर सकते हो। या फिर ऐसे बनेगा, ऐसे ये उद्गम पोर्टल है, इसका यूज़ क्या है या इसका एम क्या है, ऐसे दो प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका एम सिंपल सा है, जो भी अनक्लेम्ड डिपॉजिट है वो सारी बैंकों को, आरबीआई ने क्या किया, 30 बैंकों को एक सेंट्रलाइज बना दिया है। मतलब 30 बैंकों को सबको इसमें रजिस्टर किया है, जिसमें 90% अनक्लेम्ड जो डिपॉजिट थे, इन 30 बैंकों में 90% डिपॉजिट है वो अनक्लेम है। इन सारी 30 बैंकों को इसमें रजिस्टर कर लिया और यहाँ पर आके आप पता कर सकते हो। तो 30 बैंकों का एक ग्रुप है, ठीक है, वो इस सारे उसका डेटा है आरबीआई के इस पोर्टल में, तो यहाँ से जाके आप क्लेम कर सकते हो। तो सबसे पहले आरबीआई ने इसे लॉन्च किया है। फैसिलिटी क्या करेगा, अनक्लेम डिपॉजिट है उसका एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, इसके थ्रू जो 30 बैंक है वो सारा यहाँ पर डिपॉजिट है। डिपॉजिट कहाँ जाता है, एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में जाता है, जो कि आरबीआई का होता है। ठीक है जी, हिंदी मीडियम ये देख लो, उद्गम पोर्टल है जहाँ पर लावारिस धन जमा किया जाता है। आरबीआई ने इसे लॉन्च किया है। क्या सुविधा देता है, सुविधा यही देता है कि जो भी आप केंद्रीकृत तरीके से आप जमा करते हो वो अलग अलग बैंकों में, तो ये सारी बैंक की इसमें आ जाएगी इस पोर्टल में। 30 बैंकों का एक समूह है और ये कहाँ चला जाता है, तो आरबीआई के इस फंड में चला जाता है। तो ये पूरा इसमें देख लिया। अब ये यूनिक तरीके से आपको नंबर दिया जाता है, हमने पहले भी देखा था। यहाँ पर आपको एक यूनिक नंबर दिया जाता है। इस नंबर का यूज़ क्या होगा, इस नंबर के थ्रू आप जाके क्लेम कर सकते हो। फिर क्लेम करने के लिए आपको सर्च करना है, आपका नाम क्या सर्च करना है, आपके नंबर सर्च करना है। उस आधार पर जाके आपको पता चल जाएगा आप किस किस बैंक में कितना पैसा जमा है और कितने टाइम से आपने क्लेम नहीं किया था। तो आपको पैसे साथ में इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। ठीक है जी, इनपुट की सर्च करना है, फिर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आरबीआई की जो बैलेंस शीट है उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे मिल जाएंगे। और 10 साल आरबीआई हमने देख लिया था, 10 साल तक के लिए आप सर्च नहीं करोगे, 10 साल तक नहीं जाओगे तो आरबीआई के इस पोर्टल में चला जाएगा। ये हमारा पूरा आर्टिकल था इसके उद्गम पोर्टल के बारे में। तो समझ में आ गया, उद्गम पोर्टल सबसे पहले आरबीआई ने लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है, क्योंकि जो भी अनक्लेम्ड जो डिपॉजिट थी उनसे संबंधित जो भी प्रॉब्लम आ रही थी, मतलब आप डिमांड वगैरह कर रहे थे, उसे सॉल्व करने के लिए लॉन्च किसने, आरबीआई ने किया। पहली चीज़ याद रखना। उसके बाद में क्या याद रखना है, काम क्या करेगा, जो भी आपका अनक्लेम डिपॉजिट होता है 10 सालों तक आप क्लेम नहीं करते हो तो एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में चला जाता है। तो ये सारा फंड में है ना, उसे रिकवर करने के लिए, उस पैसों को वापस लेने के लिए इस उद्गम पोर्टल की हेल्प ली जाती है। इसमें एक यूनिक डिजिट दी जाते हैं, आपको नाम और नंबर के थ्रू लॉगिन करना होता है। इसमें है ना 30 बैंकों को रजिस्टर किया गया है जिसमें 90% अनक्लेम डिपॉजिट है। तो ये पूरा आर्टिकल था हमारा उद्गम पोर्टल के बारे में। ठीक है जी, चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो आर्टिकल है सखी ऐप के बारे में। सखी ऐप सबसे पहले न्यूज़ में क्यों, तो अभी इसरो है ना, इसरो का एक स्पेस स्टेशन है जिसका नाम है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, इसके द्वारा सखी ऐप को लॉन्च किया गया है। अब सखी ऐप को न्यूज़ तो देखो इसके द्वारा लॉन्च किया गया, इसलिए न्यूज़ में सखी ऐप है क्या, काम क्या करेगा। देखो जितने भी ऐप है, जितने भी पोर्टल आते हैं, इनका दो चीज़ें याद रखनी। एक तो इसे लॉन्च कौन करता है, एक काम क्या करेगा। दो चीज़ें आपको याद है तो इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। तो सखी ऐप के बारे में बात करें, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, याद नहीं रखनी, इतनी नहीं रहेगी, आप भूल जाओगे। हज़ारों ऐप आएंगे तो भूल जाओगे, आपको इतने फालतू एफर्ट लगाने भी नहीं है। 100 में से है ना 100 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से अगर आप 50 क्वेश्चन भी सही कर ले तो आपका चांस बन जाता है सिलेक्शन का। तो 100 में से 100 नहीं करने। तो सखी ऐप की फुल फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं है। डेवलप किसने किया, विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन जो भी है स्पेस सेंटर है, इनके द्वारा इसे डेवलप किया गया। तो ये चीज़ याद रखनी है। सखी ऐप इसे किसने डेवलप किया, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इसरो का एक फैसिलिटी सेंटर है, इसके द्वारा इसे डेवलप किया गया है। कहाँ पर, ये तिरुवनंतपुरम में।
तो ये चीज़ पहले याद रखना। किसने डेवलप किया? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा इसे डेवलप किया, जो कि इसरो का एक फैसिलिटी सेंटर है तिरुवनंतपुरम में। पर्पज़ क्या होगा? देखो, हमारा एक गगनयान मिशन है। गगनयान में हमारे जो क्रू मेंबर हैं, ठीक है, साइंटिस्ट हैं, वो जाएंगे कहाँ? स्पेस में जाएंगे। अब स्पेस में जाएंगे तो इनको जानकारी चाहिए, कुछ है ना टेक्निकल जानकारी चाहिए, कुछ नॉन टेक्निकल जानकारी चाहिए, इनके हेल्थ के बारे में, भाई इनकी हेल्थ कैसी है, ब्लड प्रेशर कैसा है, शुगर है कि नहीं, ऑक्सीजन लेवल सही नहीं, ये सारी चीज़ें ट्रैक करनी होगी। इन्होंने टाइम से खाना खाया कि नहीं खाया, क्योंकि वहाँ जाके ना आपका पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। आपने खाना कब खाना है, भूख लगी कि नहीं लगी, वो सारा पता ही नहीं चलता है, मतलब आपको भूख ही नहीं लगती है। तो वो सारा ट्रैक करने के लिए, वो सारा बताने के लिए इस ऐप को डेवलप किया गया है। ये क्या करेगा? ये करेगा जो भी इसरो के थ्रू, जो भी गगनयान मिशन है उसके थ्रू जो साइंटिस्ट भेजे जा रहे हैं ऊपर, उनको क्या करेगा? डेटा देगा। पहले तो जो भी टेक्निकल जरूरत होती है कि आपको किस प्रकार के डेटा की जरूरत होती है, वो डेटा प्रोवाइड करेगा। फिर आपकी जो बॉडी है उसको पूरी तरह से ट्रैक करेगा, आपको क्या क्या दिक्कत है वो बताएगा। फिर आपको भूख लगी नहीं लगी वो आपको रिमाइंड भी करवाएगा। तो बहुत सारे इसमें आपकी हेल्प की जाएगी। तो पर्पज़ वही है, इसमें जो लुकिंग टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देगा, कम्युनिकेशन करेगा, हेल्थ मॉनिटर करेगा, साथ में जी अपना ब्लड प्रेशर वगैरह सारी चीज़ें मॉनिटर करके बताएगा किस प्रकार से आप काम कर रहे हो, किस प्रकार से नहीं कर रहे हो, किस किस चीज़ों की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें बताई जाएगी। साथ ही साथ में कनेक्टिविटी बनाएगा, जो वहाँ पर लोग बैठे हैं उनके साथ में वॉइस रिकॉर्ड भेजनी हो, टेक्स्ट भेजने हो, इमेज भेजने हो, उस सारे में कनेक्टिविटी बनाने में हेल्प करेगा। करंट सिचुएशन बताएगा, आप किस प्रकार से काम कर रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, ये सारी सिचुएशन बताएगा। गगनयान मिशन के बारे में बात करें तो इसे 2025 में लॉन्च करने की उम्मीद है। इसमें अभी 4 क्रू मेंबर है, इसका नाम भी घोषित कर दिया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें जो स्पेस में भारत के द्वारा जो मैन होते हैं आदमी, उनको भेजा जाएगा, मतलब साइंटिस्ट को स्पेस में भेजा जाएगा। तो यही गगनयान मिशन में काम किया जाएगा। तो ठीक है, सखी ऐप में क्या याद रखना? पहले तो सबसे पहले इसे लॉन्च किसने किया, डेवलप किसने किया? डेवलप किया विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा डेवलप किया जाएगा, जो कि इसरो का एक फैसिलिटी है। पहला पॉइंट, काम क्या करेगा? जो भी हमारा गगनयान मिशन है उसमें क्रू मेंबर जा रहे हैं, उनको टेक्निकल नॉन टेक्निकल जानकारी देगा, उनके हेल्थ मॉनिटरिंग करेगा, कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, ये सारी चीज़ें काम करेगा। उसके बाद में हमने गगनयान मिशन के बारे में, जो से 2025 में लॉन्च किया जाएगा, 4 जो भी साइंटिस्ट हैं उनको स्पेस में भेजा जाएगा। ये पूरा हमारा था सखी ऐप से संबंधित। नेक्स्ट जो आईपीसीसी की रिपोर्ट है, इससे संबंधित आर्टिकल देखो, डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक सिंथेसिस रिपोर्ट है, फुल रिपोर्ट नहीं है। फुल असेसमेंट रिपोर्ट आने वाली है, तो सिंथेसिस रिपोर्ट का ज़्यादा होता नहीं, फुल रिपोर्ट आएंगे तभी देखेंगे, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी आएगी, सारी चीज़ों को आप ट्रैक कर नहीं कर सकते। प्रीलिम को अभी 90 दिन बाकी, तब तक तो ये सारे डेटा आएगा नहीं, आएगा तो मेन रिपोर्ट से ही आएगा। तो अब इसमें बारे में देखिए, तो इसे रिलीज कौन करता है? आईपीसीसी के द्वारा किया जाता है। आईपीसी पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज से संबंधित एक पैनल है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट से संबंधित ये पैनल है, ठीक है। आईपीसीसी के बारे में देख लेते हैं, बाकी इस रिपोर्ट के बारे में देखने की जरूरत है नहीं। आईपीसीसी के बारे में बात करें, ये क्या करता है? हर साल रिपोर्ट जारी करता है। इसका फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। आप याद रखना, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इसका फुल फॉर्म है। ये एक यूएन की बॉडी है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की बॉडी, ये भी चीज़ याद रखना। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1988 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। किसने किया गया था? WMO और UN के द्वारा इसे इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसे इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है या सेक्रेटरीट कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर या सेक्रेटरीट है। मेंबर कितने हैं? 195 इसके मेंबर है। काम क्या करता है? रिपोर्ट जारी करता है, वर्ल्ड के टेम्परेचर को नापता है, कितना टेम्परेचर रहना चाहिए, कितना नहीं रहना चाहिए। बट एक चीज़ याद रखना, ये सारी चीज़ें खुद नहीं करता है, ये अलग अलग साइंटिस्ट होता है, उनकी हेल्प से ये सारी चीज़ करता है। अलग अलग साइंटिस्ट अपनी रिपोर्ट देंगे, उस रिपोर्ट के थ्रू ये रिपोर्ट प्रकाशित करेगा, उसके थ्रू ये हेल्प करेगा। तो ये चीज़ याद रखना है आईसीसी के बारे में। अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन, ये आपको आज कल के लिए देख के आना है। आईसीसी का है, एक्सरसाइज टाइगर ट्रिम्प का है, ये तो आपको पता ही चले जाएगा। इंडिया यूएस और फ्रांस के इंडिया यूएस के बीच में हुई तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर नवरोज के बारे में, उद्गम पोर्टल, सखी पोर्टल के बारे में, ये सारी चीज़ें कल के लिए। उल्लास स्कीम के बारे में, ठीक है जी, हमने क्लास उल्लास स्कीम देखी थी। 15 या 15 वर्ष से अधिक उम्र के जो भी युवा हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रू हो जाएगा। फिर ये टेस्ट किया जाएगा, इसमें निपा वायरस नहीं है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है उनके लिए, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर लाइम डिजीज़ के बारे में, तो ये बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि बोला यहाँ ये ट्रू, हमने कल देखा था, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताया था। फिर सीख फॉर कम्युनिटी इंडिया के मध्य प्रदेश में नहीं है, ये असम है और अरुणाचल प्रदेश में रहती, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो हमारा पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तीसरा ट्रू है, चौथा फॉल्स है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। PDF टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।